हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इसको ज़रूर देख के जाइए। पहला है आपका ऑप्शन है 1821, दूसरा है 1905, तीसरा है 1797 और चौथा है आपका 1795। तो 1797 में नेपोलियन ने जो है इटली पर आक्रमण किया था, ठीक है, 1797 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक जो दशाएं थी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। तो पहला था राष्ट्र राज्य का उदय, निरंकुश राज्य का उदय, पूर्ण तानाशाही या पूर्ण राजशाही। तो इसमें सही ऑप्शन था आपका पहला, राष्ट्र राज्य का उदय, इसका क्या था, सही आंसर था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी। तो इसका सही आंसर है पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, ठीक है। 3 आपके यहाँ पे लिख देंगे तो सही हो जाएगा। नए राष्ट्रीय चिन्हों द्वारा, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा, राष्ट्रीय भाषा द्वारा और एक समान भार व मान की व्यवस्था लगाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांति का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल और तर्कसंगत जो है बना दिया। समीक्षा करना था, तो नेपोलियन की संहिता थी आपके 3 में जो है उसने जो है समावेश किया था। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया था, शहरी क्षेत्र में सुधार किया था, व्यापार में भी सुधार किया था। अगला जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के कारण क्या थे। तो इसके कुछ आप लोग कारण देख लें। जनता पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, जिसके कारण जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की एक लहर का जो कारण है ये भी था। जनता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब जो है भर चुकी थी, बहुत ज़्यादा ऊब चुकी थी अत्याचारों से, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो ये हो गया। निरंकुश शासन व्यवस्था थी, ठीक है। किसी भी प्रकार से हम लोग जो है राजा पर लगाम नहीं कर सकते थे, ठीक है। पूरी जो व्यवस्था थी राजा के अधिकार में थी, ठीक है। निरंकुश थी, यानी कि एक वही अधिकार अपना चला सकता था। किसी भी माध्यम से हम लोग राजा पर जो है कोई भी लगा नहीं सकते थे आरोप, ठीक है। निरंकुश व्यवस्था थी, जिसका कारण जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की एक लहर दौड़ी, ठीक है। उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ, ठीक है। उस समय काफ़ी सारे उदारवाद जो नेता थे, ठीक है, उन्होंने अपने उदारवादी विचारों से जितने भी लोग थे उनको प्रोत्साहित किया, ठीक है, उत्तेजित किया। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा लगा, ठीक है। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, ठीक है। शिक्षित मध्य वर्ग की देखिए काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही, क्योंकि शिक्षित वर्ग काफ़ी ज़्यादा जागरूक था और उसने जो है और भी अधिक लोगों को जागरूक करने का जो है जिम्मा उठाया था। तो यहाँ पे ये कुछ 5 कारण हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कि इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है, ठीक है। रबड़ है, जूट है, टमाटर है, कॉफ़ी है। तो आपको बता दें जो जूट है, जूट आपकी एक रेशेदार फसल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। जूट जो है एक रेशेदार आपकी, ठीक है। अगला है आपका, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो आपका है पहला कॉफ़ी है, दालें हैं, चाय है या दही। तो आपको बता दें कॉफ़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, चाय, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे चाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाय जो है ये एक ऐसा पेय फसल है जो है भारत जिसमें अग्रणी है उत्पादक में, ठीक है, और निर्यात में भी। तो यहाँ पे चाय इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाओं को है इसको बताना था। तो देखिए यहाँ पे जो चावल के लिए और कपास के लिए बिल्कुल समझिए कि डिफरेंट है भौगोलिक जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जो मौसम होता है वो कितना होना चाहिए, जो भौगोलिक अवस्थाएं हैं मतलब कि तापमान, ठीक है, और जो पानी ज़रूरत होती है, ठीक है, और जो भूमि की मिट्टी है वो कैसी है, तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं खेती करने के लिए। तो पहला जो है चावल की खेती के लिए जो है पहला जो आप लोग लिखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ठीक है। तापमान तो मस्त दोनों बताना, तापमान इतना होना चाहिए। जो वर्षा होनी चाहिए वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। तीसरा जलोढ़ व दुम्मट मृदा भूमि में जो है चावल की खेती की जाती है। चौथा है उत्तर पूर्वी भारत तटीय क्षेत्र
एक डेल्टा क्षेत्र कपास के लिए, ठीक है। तो ये आपके हैं कुछ 4 पॉइंट जिसको आप लिख सकते हैं भौगोलिक आवश्यकता है। और इसके बाद आपका अगला है कि कपास के लिए, ठीक है। तो कपास के लिए आपका पहला है 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, पाला रहित, ठीक है, 210। इसके बाद है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, इसमें 75 से 230, इसमें 50 से 100 है, ठीक है। और जो है काली मिट्टी में, काली मृदा में यहाँ पे जो है कपास की खेती की जाती है। जो मुख्य राज्य हैं वो आपके महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो है कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो ये कुछ सही आंसर है, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताना था, ठीक है। तो इसमें देखिए जीविका निर्वाह कृषि ये हो गया और जो आपका वाणिज्यिक कृषि है वो ये हो गया। देखिए जीविका निर्वाह कृषि में क्या होता है कि खेतों का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ जीविका का निर्वाह ही करना पड़ता है, ठीक है। जीवन में जो है खाने पीने की जो आवश्यकताएं वो पूर्ति हो जाए उसकी, वो इतना ही उनको चाहिए होता है। तो जीविका निर्वाह कृषि इसीलिए इसका नाम है, ठीक है। तो इसमें खेतों का आकार छोटा होता है ताकि उनका खुद का पेट भर सके। जबकि जो आपका वाणिज्यिक कृषि होता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, खेतों का आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परंपरागत तकनीक तथा उपकरण का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने होते हैं सभी जो हैं पुराने ज़माने के ख्यालात के होते हैं, ठीक है। खेतों का आकार छोटा है, परंपरागत तरीके से खेती होती है, जबकि इसमें जो है नवीनतम तकनीक तथा औजार का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा आपका स्थानीय बाज़ार के लिए उत्पादन होता है, ठीक है। इसमें निर्यात करने के लिए दूर दूर देशों में, विदेशों में निर्यात करने के लिए इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें स्थानीय बाज़ार में ही सिर्फ जो है आसपास के जो भी बाज़ार होते हैं उसमें जाकर बेचा जाता है, ठीक है। उसके लिए उत्पादन किया जाता है कि बाज़ार में जाके अपने अनाज को बेचा जा सके, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो बड़े आकार जब खेत होंगे तो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन किया जाएगा, जिससे कारण से हम लोग दूर दूर के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके अपने फसल का निर्यात कर सकते हैं, वहाँ पे फसल अपनी जो है बेच सकते हैं जाके। तो इसमें जो है 2 या 3 फसलें लेना पड़ता है, ठीक है, जिसमें इसमें एक मुख्य फसल पर बल दिया जाता है, ठीक है। एक ही फसल होती है लेकिन वो फसल काफ़ी ज़्यादा समझे कि बिकाऊ होती है, ठीक है, अन्य फसलों की तुलना में। इसमें समझिए कि पैसे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इसमें जो है पैसा जो है कम है, ठीक है, इसमें पैसा कम है। और खाद्य फसलों की पैदावार पर बल दिया जाता है, जबकि यहाँ पे जो है गन्ना, कपास, गेहूँ इस पर बल दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो है इसकी मांग ज़्यादा है, गन्ने की, कपास की, गेहूँ की, इन सबकी जो है जितने भी अनाज हैं इन सब की जो मांग है बहुत ही ज़्यादा है इसकी तुलना में। तो आप लोग इस प्रकार से अंतर बता सकते हैं।